जायंट होल गोट रेस्क्यू। दुर्गापुर नाम के एक गांव में 14 साल का लड़का सुरेश रहता था। बचपन में उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद उसकी मां ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। सुरेश ने जीवन बहुत ही गरीब परिस्थितियों में जिया है। उसकी मां दूसरों के घर बर्तन पोछा करके उसको पाल रही थी। सुरेश भी बहुत मेहनती था। सुरेश बहुत पढ़ाई करता और हमेशा फर्स्ट आता। इस बात से उसी स्कूल में एक अमीर बाप का बिगड़ा बेटा उससे बहुत चिढ़ता था। एक दिन अपने पापा से, डैड, मेरी क्लास के उस भिखारी सुरेश को जानते हो? मुझे उससे इतना नफरत है जितना आप गरीबों से करते हो। मन करता है उसको पटक पटक कर मारूं। क्यों बे नालायक, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो तो हर साल फर्स्ट आता है ना। इसी बात से गुस्सा आता है। उस सुअर के पास कुछ भी नहीं है। दूसरों से पुस्तक कॉपी मांग के पढ़ाई करता है, फिर भी फर्स्ट आ जाता है। मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मैं सिर्फ पास होता हूँ। अबे गधे के बच्चे, उल्लू के दुम, सुअर की औलाद, वो मांग कर ही सही अच्छे से पढ़ाई करता है और तू दिन भर मोबाइल में टीवी में घुसकर गेम खेलते रहता है, तो फर्स्ट कहाँ से आएगा बे सुअर? सेठ राम सिंह की बात सुनकर जोजो की माँ जोर जोर से हंसती है। तुम जोजो को तो गाली दे ही रहे हो और साथ ही साथ अपने आप को भी। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे यही कि आप उसे सुअर का, गधे का बच्चा बोल रहे हो, तो आप क्या हुए? ऐसा सुनते ही जोजो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। बिल्कुल सही कहा माँ। चुप करो तुम लोग। पापा, आप उस सुरेश का कुछ करो, नहीं तो सोच लो मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। अबे लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसे फर्स्ट आने से कैसे रोकूं? मैं नहीं जानता, वो आपका टेंशन है, लेकिन वो आज के बाद स्कूल में दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा बोलकर जोजो वहां से चला जाता है और राम सिंह वहीं पे बैठ के सोचते रहता है। तभी वो अपने नौकर को बुलाकर सुरेश और उसकी मम्मी को अपने घर बुलाते हैं। क्या हुआ सेठ जी, आपने हमें बुलाया? सुनो लीला, तुम्हारे पति ने मुझसे बहुत सारा पैसा उधार लिया था और तो और उसने अपना घर भी मेरे पास गिरवी रखा था। कितने साल हो गए, मूल छोड़ो ब्याज भी नहीं आ रहा है। तुम लोग जल्दी से जल्दी पैसा वापस करो, नहीं तो तुम्हारे घर में कब्जा कर दूंगा। पर मालिक, इसके पिताजी ने तो हमें इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये देखो कागजात, तुम्हारे पति ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन सेठ जी, हम इतना पैसा कैसे कटा पाएंगे? अरे मेरे काम करने से ही तो मेरे घर का खर्चा चलता है। तो इसमें मैं क्या करूं? तेरा बेटा इतना बड़ा सांड हो गया है, उसे भी काम में लगाओ ताकि तुम्हारा कर्ज छूटे। अरे मालिक, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ये तो अभी बच्चे हैं, ये भला क्या काम कर लेंगे? इसे कल तुम मेरे यहाँ काम करने भेज दो, मैं इसे 2000 महीना दूंगा। मेरे यहाँ के बकरियों को चराएगा, इससे तुम्हारा घर का खर्चा भी चलेगा और धीरे धीरे तुम्हारा कर्ज भी छूटने लगेगा। नहीं तो मैं तुम्हारे घर में कब्जा कर लूंगा। सेठ जी ठीक कह रहे हैं। माँ, मैं कल से इनके यहाँ बकरी चराने के लिए आ जाता हूँ। फिर सुरेश और उसकी माँ वहां से चले जाते हैं और ये सब बातों को जोजो छिप के सुनते रहता है। अब मजा आएगा सुरेश के बच्चे, दिन भर बकरी चराते रहेगा तो पढ़ेगा कब? अब देखता हूँ फर्स्ट कैसे आता है। दूसरे दिन से ही सुरेश सुबह सुबह आ जाता है और सभी बकरियों को ले जाके जंगल की तरफ चराने के लिए निकल जाता है। घास चरते रहती है। तभी अचानक एक बकरी एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाती है और बहुत जोर से आवाज करने लगती है। उसे सुनकर दौड़ के उसके पास आता है। भगवान, आज मेरे काम का पहला दिन है और आज ही ये बकरी गड्ढे में गिर गया है। अब मैं क्या करूं? सेठ जी तो मुझे मार डालेंगे। फिर सुरेश अपना दिमाग लगाता है और कहीं से एक रस्सी जुगाड़ करके
रस्सी के सहारे बकरी को बचा लेता है। वापस सेठ के यहाँ चला जाता है। दूसरे दिन सुरेश बकरियों को वापस चराने के लिए उस जंगल में जाता है और फिर कुछ समय के बाद फिर उसी गड्ढे में गिर जाता है। सुरेश फिर एक रस्सी के सहारे उस बकरी को बचाता है। ऐसा ही रोज रोज होने लगा। तब सुरेश सोचता है, लगता है इस गड्ढे में कुछ ना कुछ तो है, इसी कारण रोज बकरी इसमें गिर जाता है। नीचे जाके देखता हूँ आखिर बात क्या है। सुरेश एक रस्सी के माध्यम से नीचे जाकर देखता है तो वहां पे एक बहुत बड़ा घड़ा रखा हुआ था। अरे इतना बड़ा घड़ा, इसे यहाँ पे कौन रखा होगा? ऐसा सोच के सुरेश ढक्कन खोलकर देखता है तो उस घड़े में बहुत सारे जवाहरात, सोने, हीरे भरे हुए होते हैं, जिसे देखकर सुरेश की आंखें चौंधिया जाती हैं। वो उसे उठाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं लेता। वो तुरंत बाहर जाकर अपने सभी बकरियों को वापस ले जाता है। और अपनी माँ को जाकर सभी बातें बताता है। अरे बेटा, लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि ये किसका है, कहीं हम मुसीबत में ना पड़ जाएं। इससे अच्छा है चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहीं पर चलकर सारी बात बताते हैं। आप दोनों ने यह जानकारी देकर बहुत अच्छा काम किया है। उस खजाने में जितना भी निकलेगा उसमें से आपको 10% मिलेंगे। ये सरकार का नियम है। फिर पुलिस और सभी लोग वहां जाके घड़े को बाहर निकालते हैं। अच्छा सुरेश, ये बताओ तुम्हें ये कैसे मालूम चला ये घड़ा यहाँ पर है? सुरेश सभी बातें बता देता है, घर के कागजात, सेठ जी, बकरी चराने, ये सब चीजों के बारे में। अच्छा ये बात है, चलो तो उस सेठ के पास हम भी तो देखें उसके पास कैसा कागजात है। फिर सभी लोग सेठ जी के यहाँ जाते हैं और उससे कागजात मांगते हैं और चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो नकली कागजात हैं। अच्छा, तुमने नकली कागजात दिखा के इन गरीब आदमियों को लूट रहे थे। चलो अब थाने, वहीं देता हूं तुझे बकरी चराने के लिए। फिर पुलिस सेठ जी को ले जाके थाने में बंद कर देते हैं। कुछ दिनों बाद सुरेश और उसकी माँ को उस खजाने का 10% देते हैं, जिससे वो एक बड़ा सा घर बनवाते हैं और सुरेश को एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। लेकिन सेठ बहुत बड़ा आदमी होने के कारण पैसे खिला के छूट जाता है और घर वापस आकर अपने बेटे से कहता है, साले कमीने, तेरे चक्कर में मैं आज जेल तक चला गया। तू यहाँ बैठ के चिकन खा रहा है, आज तुझे खिलाता हूँ चिकन। मार मार के तेरा पिछड़ा लाल नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी सेठ राम सिंह नहीं। फिर राम सिंह जोजो को इतना मार मारते हैं कि उसकी हालत कुत्ते जैसी हो जाती है। आज से तुम्हारा खेलना, कूदना, मोबाइल, टीवी सब बंद और तू आज के बाद सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ेगा। सेठ की बात सुनते ही जोजो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है।